चलो देखो, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तत्वों की ऑक्साइडों की प्रकृति ना। ऑक्साइडों की प्रकृति की अगर हम बात करें तो ये कह रहे हैं कि जो धातु के ऑक्साइड होते हैं, किसके ऑक्साइड, धातु के ऑक्साइड, वो कैसे होंगे, किस नेचर के, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं ये क्षारीय नेचर के, ये बात आप याद रखना। और जो अधातु के ऑक्साइड होंगे, अधातु के ऑक्साइड, ये किस नेचर के होते हैं, अम्लीय नेचर के होते हैं। ठीक, यानी धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय नेचर का होगा, अधातु का ऑक्साइड जो होगा वो अम्लीय नेचर का होगा। ठीक, और जो उदासीन ऑक्साइड होते हैं वो हमने बताया था, बीच में था ही। वही बात ये कह रहे हैं कि तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक, क्या, तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक क्या कहलाएगा, ऑक्साइड कहलाता है। द्विअंगी यौगिक का मतलब जैसे मान लो हमारे पास ये क्या है, सोडियम है, सोडियम क्या बनाएगा, प्लस, ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड क्या बनाता है, ऊपर 2-, ये आगे जाकर के बनाएगा क्या, Na, यहां आ जाएगा Na2O, क्या बना देगा, Na2O। तो कह रहे सोडियम का क्या, द्विअंगी यौगिक, किसी तत्व का द्विअंगी यौगिक, वही क्या कहलाएगा, उसका ऑक्साइड कहलाता है। तो ये लिखा है कि तत्व का ऑक्सीजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक जो होता है वो क्या कहलाएगा, ऑक्साइड। धातुओं के ऑक्साइड जल में डालने पर क्षारीय विलयन देते हैं, और जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो जल में छोड़ने पर कैसा, अम्लीय विलयन देंगे। ठीक, अब आगे कह रहे हैं वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता भी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता अगर बढ़ेगी तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, धात्विक गुण, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालेगा प्लस आएगा, और जो धातु, जो धन बनाता है वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। ठीक है, तो धातु बनाने की क्षमता अगर बढ़ेगी तो उसके ऑक्साइड का नेचर कैसा हो जाएगा, क्षारीय। यानी अगर हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, कहां पर, देखो यदि हम क्या करें, किसी वर्ग में ऊपर से कहां जाएं, नीचे, तो कौन सा गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा। कौन सा गुण, धात्विक गुण बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ेगा, और धात्विक गुण अगर बढ़ रहा है तो इसका जो ऑक्साइड की क्या होगी, ऑक्साइड की प्रकृति होगी, वो कैसी प्रकृति, क्षारीयता। यानी ऊपर से नीचे जाने पे इसके धात्विक ऑक्साइड का जो क्षारीय क्रम होगा वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी अगर हम ऐसे लिख दें, कैसे, मान लो हमारे पास क्या होता है, यहां देख लें, सोडियम, पहले होगा लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक, फिर सीजियम। तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम, इसका ऑक्साइड क्या बनेगा, ये बनाएगा Li2O, क्योंकि हमेशा ये प्लस बनाएगा, और ऑक्सीजन क्या बनाएगा, 2-, ऐसे Na भी प्लस बनाएगा, तो इसका ऑक्साइड क्या होगा, Na2O, इसका ऑक्साइड क्या होगा, K2O, इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, Rb2O, इसका ऑक्साइड क्या हो जाएगा, CS2O ना। तो लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, रुबिडियम ऑक्साइड एंड सीजियम ऑक्साइड। ऊपर से नीचे जाने पे बताओ सबसे ज्यादा धात्विक प्रॉपर्टी किसके पास है, सीजियम के पास। तो इसका जो ऑक्साइड होगा, ये सबसे ज्यादा धातु है, तो ऑक्साइड को अगर पानी में घोलेंगे तो उसका नेचर कैसा हो जाएगा, क्षारीय क्रम। यानी अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास कौन है, CS2 है, इसकी क्षारीय नेचर ज्यादा है, फिर Rb2O इसका उससे कम है, फिर K2O, फिर Na2O, और लास्ट में क्या मिल जाएगा हमें, Li2O। ठीक, तो CS2O, Rb2O, K2O, Na2O एंड Li2O, CS2O का जो क्षारीय नेचर होगा ये सबसे ज्यादा होगा, उससे कम Rb2O, फिर K2O, फिर Na2O, और फिर क्या आ जाएगा, Li2O। ठीक, अब आगे देखते फिर क्या है इसमें, और कह रहा है दाएं से बाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। यानी अगर ये किसी वर्ग में ऊपर से नीचे गए हैं हम, और आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या मिलेगा बताओगे, लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ये कहां से कहां जा रहे हैं, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं जाने पे साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बढ़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, माइनस, और माइनस बनाएगा तो कहलाएगा क्या, आधातु। यानी बाएं से दाएं जाने पे कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, आधातु। और आधातु का जो ऑक्साइड होगा
वो किस नेचर का होगा? अम्लीय नेचर का। यानी किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अम्लीय अधात्विक ऑक्साइड की अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी। समझ में आ रहा कुछ? आप इतना याद रखो, जो जितना ज्यादा धातु वो उतना ज्यादा क्षारीय, जो जितना ज्यादा अधातु वो उतना ज्यादा अम्लीय, मतलब उसका ऑक्साइड। चलो, तो ये तो हो गया ना आवर्त में ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति बढ़ती घटती क्रम। अब हम सीधे पहुंचते हैं ऑक्साइडों के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण तथ्य निम्न है ना। और तथ्य क्या है देख लो। तथ्य क्या है? कह रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अस्थायित्व घटता है। क्या? यदि हम आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो ऑक्साइडों का जो अस्थायित्व है वो क्या होगा? घटेगा। क्यों ऐसा? ऑक्साइडों का अस्थायित्व घटता है क्यों? क्योंकि देखो ये याद रखना, जो जैसा होगा वो उसी के साथ रहना पसंद करेगा। ठीक है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर देखो ये बाएं से दाएं जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का साइज कैसा होगा? ऑक्सीजन का साइज कैसा होगा? छोटा या बड़ा? छोटा होगा, क्योंकि कहां से कहां जा रहे हैं? बाएं से दाएं। और ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? साइज बढ़ेगा ना। तो इसका साइज बड़ा हो रहा है, यानी इसमें सबसे बड़ा कौन है? सीजियम। जो सीजियम है उसका साइज इतना बड़ा है और ऑक्सीजन का साइज इतना बड़ा है। क्या ये दोनों एक साथ रह पाएंगे? नहीं ना। लाइक फेवर लाइक, मतलब जो जैसा है वो उसी को फेवर करेगा, वो वैसे ही रहना चाहेगा। यानी अगर ये बड़ा है तो ये बड़े एलिमेंट के साथ रहना चाहेगा, अगर ये छोटा होगा तो छोटे के साथ रहना चाहेगा ना। बताओ इसमें छोटा कौन है? लिथियम। ये छोटा है, ऑक्साइड भी कैसा है? छोटा है। दोनों छोटे छोटे हैं। अगर इन छोटे के बीच हम क्या कर देंगे? बॉन्ड बना देंगे तो एकदम अच्छे से रहेंगे। लेकिन एक बड़ा एक छोटा, तो क्या बड़ा वाला इस छोटे को संभाल पाएगा या छोटा वाला इस बड़े को संभाल पाएगा? नहीं। तो ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल नहीं होगा और ये टूट जाएगा। ठीक है? इसीलिए कोई बॉन्ड तभी स्टेबल होगा जब दोनों का साइज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी जाकर के सही हो पाएगा। चलो अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं COH2O N2 एंड NO, यही तो बोले थे नौ का नाश हुआ, यही तो है। ये कैसे ऑक्साइड होते हैं? उदासीन ऑक्साइड। कैसे ऑक्साइड हैं? उदासीन। उदासीन ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? नौ का नाश हुआ ना। ये ट्रिक आप याद करोगे, नो का या नो का क्या हुआ? नाश हुआ। तो नौ का नाश हुआ। हाँ, नौ का मतलब देखो क्या दिया इसमें। नो, नो, नो का मतलब NO और का मतलब CO। नाश का मतलब N2O, हुआ का मतलब H2O ना, NO। ठीक। एक हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एंड H2O। नाइट्रस यानी नाश, नाइट्रिक यानी नो, नो का नाश हुआ। ये जितने भी ऑक्साइड आपको मिल रहे हैं कौन कौन? NO, CO, N2O और H2O। ये कैसे ऑक्साइड है? उदासीन ऑक्साइड। यानी ये किसी के साथ ना तो अम्लीय नेचर शो करेंगे ना ही क्षारीय। ठीक। तो नो का जो नाश हुआ ये किस नेचर का होगा? उदासीन ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है? उदासीन। ठीक है, ये उदासीन ऑक्साइड हो गया। अब और देखते हैं क्या है। अगला आता है उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? उभयधर्मी। कह रहे हैं एल्युमिनियम, जिंक, SN, AS तथा SB के जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसे? उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। किसके? उपधातुओं के जो ऑक्साइड होंगे वो उभयधर्मी। इसके लिए आपको भी हम एक और ट्रिक बताए थे, याद है आपको? सुनो रेड जींस आलिया बेकारसी। क्या होगा? यहां से लिखेंगे हम सुनो रेड जीन्स आलिया बेकार सी। ठीक है, तो सुनो रेड जीन्स आलिया बेकार सी, ये क्या होगा? ये कैसे ऑक्साइड का एग्जाम्पल है? ये उभयधर्मी ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक, उभयधर्मी ऑक्साइड। और ये होगा क्या? इसका एग्जाम्पल होगा सुनो रेड जीन्स आलिया बेकार सी। अब देखो सुनो का क्या हो सकता है? इसका SN का ऑक्साइड SN2O,
रेड मतलब लेड, यानी Pb2O ना, SN2O, Pb2O या PbO, ठीक, Pb2O या PbO। रेड जीन्स, जीन्स का मतलब ZNO, आलिया का मतलब Al2O3, बेकार का मतलब BeO, सी का मतलब SiO2। तो ये जितने भी आपको मिल रहे हैं इन सबके ऑक्साइड कैसे किस नेचर के होंगे, उभयधर्मी। एल्युमिनियम दिया, एल्युमिनियम का ऑक्साइड आ गया, जिंक दिया है, जिंक का ऑक्साइड आ गया, एसएन का ऑक्साइड SN2O, ठीक है, Sb एंटीमनी, एंटीमनी का ऑक्साइड भी उभयधर्मी होगा ना, तो भी कहीं जोड़ लो। चलो सिलिकॉन का भी होता है वही। तो सुनो रेड जींस, आलिया बेकार सी जो होगा ये किस नेचर का होगा, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब आगे क्या है, सामान्यतः धातु या अधातु, क्या कहा जा रहा है, सामान्यतः धातु या अधातु ऑक्साइड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने के साथ साथ अम्लीय लक्षण बढ़ता है। कह रहे हैं कि धातु और अधातु में यदि आप क्या करोगे, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाओगे, किसकी मात्रा, ऑक्सीजन, तो वो उतना ज्यादा क्या होता चला जाएगा, अम्लीय लक्षण। कैसी प्रॉपर्टी शो करता जाएगा, अम्लीय लक्षण शो करता जाएगा, अर्थात क्षारीय लक्षण कम होगा। जैसे ये एक एग्जांपल देते हैं सीआर का, सीआर मींस क्रोमियम, इसका एग्जांपल दिए, ये आप नोट कर लो, ठीक। अब देखो कह रहे हैं कि जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे उसका अम्लीय नेचर बढ़ेगा। अम्लीय नेचर बढ़ेगा मतलब आधात्विक गुण बढ़ेगा और धात्विक गुण घटेगा। तो हमारे पास Cr2O3 एंड CrO3 क्या है, देखो यहाँ है Cr पहले क्या दिया है, CrO, क्या CrO, दूसरा Cr2O ना, CrO2 होगा, Cr2O3 एंड फिर है CrO3, ठीक। एक दिया हमें क्या, Cr, एक दिया Cr2O3 और एक दिया CrO3, ठीक। अब हमें डिसाइड करना कौन इसमें ज्यादा अम्लीय, तो किसके पास ऑक्सीजन ज्यादा है, एक Cr के पास एक ऑक्सीजन, दो Cr के पास तीन ऑक्सीजन, अच्छा दो Cr के पास तीन ऑक्सीजन तो एक Cr के पास डेढ़ ऑक्सीजन, और यहां एक Cr के पास तीन ऑक्सीजन, तो यहां ऑक्सीजन की संख्या एक है, यहां ऑक्सीजन की संख्या 1.5 है और यहां ऑक्सीजन की संख्या 3 है। तो जैसे जैसे हम इधर जा रहे हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की संख्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ेगी तो उसकी अम्लीय नेचर भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ये लास्ट वाला, फिर ऐसे, तो ये क्या होगा, CrO3 ज्यादा अम्लीय होगा, फिर Cr2O3 एंड Cr, हाँ। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही है उसकी अम्लीय नेचर भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऐसे एग्जांपल दिया है N2O3 एंड N2O5 में अगर पूछ लिया जाए कौन प्रबल क्या होगा, अम्लीय, किसमें किसमें, N2O3 और एक हमको दे दिया है N2O5, हम पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर एसिडिक ना, इसमें से कौन है जो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, तो कौन ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा, इसके पास दो नाइट्रोजन के पास तीन ऑक्सीजन है, दो नाइट्रोजन के पास पांच ऑक्सीजन है, तो कौन किसके पास ज्यादा ऑक्सीजन है, इस यानी के पास ज्यादा ऑक्सीजन है, और इस यानी के पास अगर ज्यादा ऑक्सीजन है मतलब ये ज्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। कैसा होगा, अम्लीय। चलो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, Cl2O3 एंड Cl2O7, क्या क्या यहां दिया है, Cl2O3 एंड फिर दिया Cl2O7। बताओ यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ तीन ऑक्सीजन, यहाँ सात ऑक्सीजन, कौन ज्यादा अम्लीय होगा, जिसके पास ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा होगी। किसके पास ऑक्सीजन की संख्या ज्यादा है, Cl2O7, तो ये ज्यादा अम्लीय, उससे कम अम्लीय Cl2O3 और सबसे कम अम्लीय कौन होगा, Cl2O होगा। ये सब ऑर्डर के रूप में आ सकते हैं कि कौन ज्यादा अम्लीय होगा, तो डायरेक्ट हम देख के बता देंगे कि जिसके पास ऑक्सीजन ज्यादा वो ज्यादा होगा। एक और चीज देख लेते हैं, ऑक्सीकर संख्या निकाल लेते हैं ना। देखो Cl2 इसका x मानेंगे तो दो का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 2x प्लस ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का माइनस का 2 बराबर क्या कर देंगे 0, ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा प्लस का 2 बटे 2, x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, यानी x का जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, प्लस का 1। यहां देखते हैं ये 2x है प्लस 3 कोष्टक में माइनस का 2 बराबर 0,
2x माइनस 3 गुना 6 बराबर 0। 2x बराबर हो जाएगा 6 एंड x बराबर हो जाएगा 6/2। x बराबर हो जाएगा 2 3 6। यानी यहाँ ये किस में है, +1 में है, ये +3 में है, और ये 2x + 7 माइनस का 2 बराबर 0। 2x प्लस माइनस माइनस 7 गुना 14 बराबर 0। यानी 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, x बराबर हो जाएगा 14/2, x बराबर हो जाएगा 7 प्लस का 7। अब यहां से क्या निकला रीजन, मतलब क्या कंक्लूजन निकला, अगर कोई एलिमेंट है ना और वो उसका ऑक्साइड है या फिर उसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़े, क्या बढ़ता जाए, ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ एक बार +1, यहाँ एक बार +3, यहाँ +7, तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा मतलब वो अम्लीय ज्यादा हो, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अम्लीय नेचर का होगा। किस नेचर का होगा, अम्लीय नेचर का होगा। ये सब आपको तभी फायदा करेगा जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तब। आज ये चैप्टर हम खत्म कर रहे हैं, आज और कल संडे है, दोनों दिन मिला करके आप इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे एक एक क्वेश्चन बाकायदा बैठ के सॉल्व करो। तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है आप क्या करो, उसे सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व करोगे तभी आपका समझ में आएगा। ये बुक ऐसा है कि आपको उसमें सॉल्व भी दिया गया तो आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, पढ़ने का असली मजा तभी आएगा जब तुम उसे बता ले जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, तब आपको समझ में अच्छा आएगा। तो मानो पढ़ो कम लेकिन क्वेश्चन ज्यादा लगाओ, जितना खुरापात करोगे उतना तुम तेज होगे। आगे आता ऑक्सी अम्लों की प्रवृत्ति, किसकी, ऑक्सी अम्लों की प्रवृत्ति, मतलब ऑक्सीजन भी हो और साथ में क्या हो, अम्ल भी हो, यानी H भी हो। कह रहे हैं धातुओं के ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऑक्सी अम्ल बनते हैं। किसके, यदि हम कोई अधातु है और उसके ऑक्साइड को पानी में घोल दें तो क्या बन जाएगा, ऑक्सी अम्ल। क्या बनेगा, ऑक्सी अम्ल। मतलब ये है कि अधातुओं के ऑक्साइड को जल में घोलने पर ऑक्सी अम्ल बनते हैं। सामान्यतः ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या, सामान्यतः ऑक्सीजन से कम विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होते हैं वो ऑक्सी अम्ल बनाते हैं ना। ऑक्सी अम्ल एक प्रकार के अकार्बनिक अम्ल हैं जिनमें हाइड्रोजन तथा किसी आधातु के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। यानी 3 लोग उपस्थित होंगे, क्या क्या, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा आधातु और तीसरा ऑक्सीजन। नहीं, एक होगा हमारे पास ऑक्सीजन, आधातु और हाइड्रोजन। और कौन ऑक्सी अम्ल बनाएंगे, जो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होगी। क्या, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किससे कम होगी, ऑक्सीजन से कम होगी। जैसे आपकी याद है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब बेसिक है जिसका ये सब तैयार होता है, हर जगह वही घूम फिर के आता है, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर क्या, फ्लोरीन। बोलो इसका 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और इसका कितना 4। अब ऑक्सीजन से कम, ये तो धातु हो जाएंगे, ये दोनों आधातु हैं, कार्बन नाइट्रोजन, यानी ये भी ऑक्सी अम्ल बना सकता है और ये भी ऑक्सी अम्ल बना सकता है। नाइट्रोजन के नीचे या फिर Cl का देख लो, Cl का कितना होता है, 3 होता है ना, ये भी क्या बनाएगा, ऑक्सी अम्ल बनाएगा। तो पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं, पढ़िए उसको। तो ऑक्सी अम्ल में क्या होना जरूरी है, एक तो ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा कोई आधातु, ठीक। अब देखो कह रहे ऑक्सी अम्ल एक प्रकार के अकार्बनिक अम्ल है। कैसे अम्ल होते हैं, अकार्बनिक। ये कार्बनिक अम्ल नहीं है, कैसा अम्ल है, अकार्बनिक अम्ल है जिसमें हाइड्रोजन होता है तथा किसी आधातु के अतिरिक्त ऑक्सीजन भी उपस्थित होता है। अब आगे कह रहे किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्सी अम्लों की प्रबलता, क्या, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्सी अम्ल की प्रबलता केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता और उस पर ऑक्सी समूहों की संख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। तो इन्होंने क्या बोला, ये कह रहे हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्सी अम्लों की जो प्रबलता होगी वो केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अगर बढ़ रही है तो उसकी ऑक्सी अम्ल की प्रबलता भी बढ़ेगी और ऑक्सी समूहों की संख्या भी
यानी अगर ऑक्सीजन भी बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, ऑक्सीजन भी, तब भी क्या होगा, वो ज्यादा अम्लीय होगा। तो वही चीज फिर आ गया, ऑक्सीजन ज्यादा, अम्लीय ज्यादा। इन्होंने इसका एग्जाम्पल देखो क्या क्या दिया है, इसका एग्जाम्पल ये क्या देते हैं, देखो SiOH का होल 4, क्या SI यहां लिखते हैं SiOH का होल 4, ये आपको दिख जाना चाहिए कैसे बना होगा, ये दिमाग में आना चाहिए तुरंत। SI क्या बनाता है भाई 4+, OH क्या बनाएगा, OH माइनस, क्रॉस करके तुरंत बन गया ना। SiOH का होल 4। अगला क्या है, OPOH का होल थ्राइस, ये ऐसे लिखा है, ये ऐसे करके यहाँ O लिख दिया, P लिख दिया और OH का होल थ्राइस लिख दिया ऐसे। फिर अगला क्या लिखा, O2SOH का होल ट्वाइस, क्या लिखा, O2SOH का होल थ्राइस, गलत लिखे, सही है, O3ClOH का होल थ्राइस, O3ClOH का होल थ्राइस, ये ऐसे ना। यहां भी देखो ये क्या है, होल थ्राइस है, इसका भी होल थ्राइस, ये भी होल थ्राइस। अब कह रहे हैं जैसे देखो ये OH, यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी OH, यहां भी अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु, ये भी अधातु ना। अब हम क्या देखेंगे, एक तो केंद्रीय धातु परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, दूसरा ऑक्सीजन की संख्या। वैसे भी ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस, ये सल्फर और वो क्या है क्लोरीन। ये कहां से जा रहे हैं बताओ, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, बाएं से दाएं। बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ता है, और अगर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगा तो अम्लीय नेचर भी बढ़ेगा। दूसरा क्या देखेंगे, ऑक्सीजन, यहाँ एक्स्ट्रा कोई ऑक्सीजन नहीं है तो ये इसका क्या हो जाएगा, 0। यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 3। ऑक्सीजन की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसकी अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक। तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रहा है, इसलिए जो ऑक्सी अम्ल होंगे उनकी अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक। अब आगे, इन सबका बहुत ज्यादा उपयोग तब मिलता है जब आपके सिलेबस में होता है S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, वहां पढ़ते हैं आप तब बहुत ज्यादा ये मिलता है। लेकिन अब ये सब चीजें निकाल दिया गया तुम्हारे सिलेबस से। जब हम पढ़े थे तो अलग से एक चैप्टर हाइड्रोजन था, S ब्लॉक के तत्व होते थे, P ब्लॉक के तत्व होता था, लेकिन अब ये सारी चीजें क्या कर दी गई, निकाल दी गई, लेकिन नीट के सिलेबस में है, ठीक। तो थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। अब आगे देखो क्या है, कह रहे इस प्रकार आवर्त 2 के तत्वों के ऑक्सी अम्लों की अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम इसी प्रकार, कह रहे हैं आवर्त 2, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन। तो बोरान का ऑक्सी अम्ल क्या है, H3BO3, क्या लिखा है, H3BO3। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, H2CO3, H2CO3, और फिर मिल गया HNO3, ये मिला ना, HNO3, H2CO3 ना। ये क्या है, H3BO3, ये हो जाएगा H2CO3, और ये क्या हो रहा है, HNO3। यहां देखो यहाँ 3 H है ना भाई, BO3, CO3, NO3, यहाँ 3 H, यहाँ 2 H, यहाँ 1 H। अगर ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रहा है तब अम्लीय बढ़ रहा है, अगर ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उसकी अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ रही है। अब या तो ऑक्सीजन बढ़े या ऑक्सीजन का उल्टा कौन है, हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन बढ़े या हाइड्रोजन घटे। तो हम ये बोल सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या घट रहा तब भी अम्लीय है। ये भी ना बोल पाओ तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से बोल दो, बाएं से दाएं जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रहा मतलब अम्लीय प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, ठीक। आगे कह रहे किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ऑक्सी अम्ल की अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। तो सही बात है भाई, ऊपर से जब नीचे जाते हैं तो कौन सी प्रॉपर्टी बढ़ती है, धात्विक प्रॉपर्टी। और धातु का अगर ऑक्साइड देखेंगे तो कैसा होगा, क्षारीय। ये कह रहा है ऊपर से नीचे जाने पे ऑक्सी अम्लों की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, घटेगा। तो ये भी आपको समझा दे रहे हैं, ये सब चीजें आपको कहाँ मिलेंगी, ऑब्जेक्टिव में, ऑर्डर, ऐसे ऑर्डर डिसाइड करने में कौन सा ऑर्डर सही है कौन सा ऑर्डर गलत है। तो अगर आप आज पढ़ रहे हो, आज ही जाके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब तुम्हें इसका फायदा मिलेगा, ठीक है, नहीं तो फिर भूल जाना। जैसे कल थे वैसे कल भी रहोगे। HNO3, H3PO3 यहाँ लिखा है, एक लिखा HNO3,
और एक लिखा है H3PO3, H3PO4 लिखा है, ठीक है, H3PO, ये लिखा है HNO3, ये लिखा है H3PO3 ना। ये क्या है? ये नाइट्रोजन है और ये क्या है? फास्फोरस। ये सब एक ही वर्ग के तो तत्व है। किस वर्ग के तत्व है? एक। कौन सा वर्ग? नाइट्रोजन फैमिली। भाई नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। पढ़े हो आप इसको? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। तो नेपाल, पाकिस्तान ऊपर से नीचे जा रहा है और ये कह रहे हैं अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो अम्लीय प्रवृत्ति घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगा? घटेगा ना, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ेगी। तो ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीय घट रहा है। ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस। बताओ इन दोनों में ज्यादा अम्लीय कौन है? ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीय घटेगा, यानी फास्फोरस घट रहा है, तो इससे ज्यादा कौन होगा? नाइट्रोजन। इससे कम अम्लीय कौन होगा? आर्सेनिक। उससे कम अम्लीय एंटीमनी, उससे कम अम्लीय बिस्मथ ना। तो ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती रहती है? घटती रहती है। तो यहां क्या हो जाएगा? फास्फोरस की अम्लीय प्रवृत्ति घटेगा और इसका अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा। अब आगे है H2SO3, H2SeO3, H2TeO3। क्या है? देखो ये लिखा है H2SO3, क्या है? H2SO3, H2SeO3, H2SO3, H2SeO3, H2TeO3। क्या होगा? H2TeO3 ना। ये बताओ कहां का? ऊपर जा रहे हैं कि नीचे? आपको ये पता है? ये देखो OS से T O, किस फैमिली में जा रहे हैं हम लोग? ऑक्सीजन। तो देखो यहां क्या मिला? सल्फर। फिर क्या मिला? सेलेनियम। फिर क्या मिला? टेलुरियम। कहां से कहां जा रहे हैं? ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जाने पे अम्लीय गुण घटता है। तो सबसे कम अम्लीय टेलुरियम, सबसे ज्यादा अम्लीय सल्फर। तो सबसे ज्यादा ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये कम होगा, यानी सबसे ज्यादा H2SO3, फिर H2SeO3, फिर H2EO3। ठीक, चलो और दिया ऐसे HClO, HBRO एंड HIO। क्या दिया है? यहां दिया है HClO। क्या दिया है? HClO। फिर क्या दिया है? HClO, HBRO, HIO, HBRO एंड फिर HIO। तो दिया HClO, HBRO, HIO। बताओ क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कहां से कहां जा रहे हो? ऊपर से नीचे। भाई ऐसे तो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो ऊपर से नीचे जाने पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या हो रहा है? ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं। ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा? अम्लीय गुण घटेगा। तो सबसे ज्यादा अम्लीय HClO, फिर HBRO, फिर क्या हो जाएगा? HIO। उसके बाद HClO3, HBRO3, HIO3। क्या दिया है? फिर वही HClO3, HBRO3, ब्रोमिक एसिड एंड फिर HIO3, आयोडिक एसिड, क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड, आयोडिक एसिड। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है और ये आयोडीन। भाई सब में ये तो सेम है, इससे कोई मतलब नहीं। आपका मतलब किससे है? बीच वाले से। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, अम्लीय गुण घटेगा। तो अम्लीय ज्यादा कौन होगा? क्लोरीन होगा। ठीक, अब आगे। अब आप आगे आता तत्वों के हाइड्रोक्साइडों की प्रकृति। किसकी प्रकृति? तत्वों के हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जानते हो ना? OH के साथ। ठीक, अब देखो, तो अभी तक हम लोग ऑक्साइड की प्रकृति देख रहे थे, ऑक्सी अम्ल की प्रकृति देखे। अब हम देखेंगे हाइड्रोक्साइड की प्रकृति। यानी धातुओं के हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। किसके? धातुओं के हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं। इनके सूत्र MOH का होल X होता है, के रूप में लिखा जाता है। M मतलब मेटल, OH का होल X का मतलब, X का मतलब 1 2 3, जितना प्लस होगा उतना आएगा। S ब्लॉक के धातुओं के हाइड्रोक्साइड BOH का होल ट्वाइस को छोड़ करके प्रबल क्षार होते हैं। तो याद रखो S ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? S ब्लॉक के तत्व के ऑक्साइड बहुत प्रबल क्षारीय नेचर के होते हैं। वही बात घुमा फिरा के बोला जा रहा है। P ब्लॉक के धातुओं के हाइड्रोक्साइड उभयधर्मी या दुर्बल क्षार होते हैं।
ये उभयधर्मी भी हो सकते हैं और दुर्बल क्षार। अगर दुर्बल क्षार है तो प्रबल अम्ल होंगे, ठीक है। अतः आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातुओं के हाइड्रोक्साइड क्षारीयता, जल में विलीयता तथा तापीय स्थायित्व घटता। ये याद रखना, ये जिन्होंने बोला क्या बोला, कह रहे हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में, यहां देखो हम आवर्त में जा रहे हैं ना, यहाँ आवर्त, ये आवर्त में हो गया। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या क्या चीजें घट रही हैं। सबसे पहला क्षारीयता, दूसरा जल में विलीयता, ठीक है, धातु के हाइड्रोक्साइड का, किसके ऑक्साइड का, धातु के हाइड्रोक्साइड की क्षारीयता, जल में विलीयता तथा तापीय अस्थायित्व घटता है। यहां लिख सकते हो आप क्या, धातु के हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइडों का, क्या, धातु के हाइड्रोक्साइडों का कहां से कहां जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी घटेगा इसका। एक तो देखो क्या दिया, क्षारीयता घटेगा, जल में विलीयता और ताप स्थायित्व। इसका प्रवृत्ति घटेगा क्षारीयता, क्या घटेगा इसका, देखो यहां आ जाएगा हमारे पास क्षारीयता, जल में विलीयता, ठीक है, क्षारीयता, जल में विलीयता और तापीय स्थायित्व। तो क्षारीयता भी घटेगा, जल में विलीयता भी घटेगा और क्या घटेगा, तापीय स्थायित्व। तो किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे धातु के हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति घटेगा, जल में विलीयता घटेगा, तापीय स्थायित्व घटेगा। तो अगर आधात होगा, आधात के ऑक्साइडों की अम्लीयता बढ़ेगी, जल में विलीयता बढ़ेगा और तापीय स्थायित्व भी क्या होगा, बढ़ेगा। कह रहे हैं कि क्षारीय, जैसे मान लो हमारे पास क्या दिया, LiOH और BOH, NaOH, NGOH और LOH। देखो यहाँ लिखा है NaOH, भाई ये क्या होगा, NaOH, फिर क्या होगा MgOH का होल ट्वाइस ना, और फिर क्या होगा AlOH का होल ट्वाइस। बताओ ये कहां से कहां जा रहे हैं हम लोग, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ऊपर से नीचे जा रहे हैं कि बाएं से दाएं, बाएं से दाएं जाया जा रहा है। अगर ऊपर से नीचे जाते तो क्या होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तब ऐसे ये ऊपर से नीचे जा रहा है, लेकिन हम इधर से इधर जा रहे हैं, ये कहां जा रहा है, बाएं से दाएं। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, बोलो ये सोडियम धातु और किस साइड है, बाएं साइड है, तो इसकी हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति सबसे ज्यादा हो, और जैसे जैसे इधर जाएंगे उसकी क्षारीयता क्या होगी, घटेगा ना। तो बताओ सबसे ज्यादा क्षार कौन है, NaOH, और पढ़े भी हो, प्रबल क्षार कौन होते हैं, NaOH। इससे कम क्षार कौन होगा, MgOH का होल ट्वाइस। उससे कम क्षार कौन है, AlOH का होल ट्वाइस। ये उभयधर्मी हो जाता है, क्या हो जाता है, उभयधर्मी, दोनों नेचर। इसके अंदर थोड़ा बहुत क्षारीय गुण भी और थोड़ा बहुत अम्लीय गुण भी है। क्षारीय लक्षण, जल में विलीयता तथा तापीय स्थायित्व घटने का क्रम। कह रहे हैं आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्रोक्साइडों की क्षारीयता तथा जल में विलीयता सब कुछ बढ़ेगा। भाई आप ये बताओ, अगर आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सब कुछ घट रहा था, क्या क्या घट रहा था, क्षारीयता घट रहा था, जल में विलीयता घट रहा था, तापीय स्थायित्व घट रहा था। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे जाएं, कहां जाए, ऊपर से नीचे, तो यही सारा चीज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऊपर से नीचे जाने पे क्षारीय नेचर बढ़ेगा, जल में विलीयता बढ़ेगा ना, और अस्थायित्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कह रहे क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्रोक्साइड केवल BOH को छोड़कर उभयधर्मी होते हैं। किसके, क्षारीय मृदा धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं किस नेचर के होते हैं, उभयधर्मी थोड़ा बहुत। संक्रमण धातुओं के हाइड्रोक्साइड दुर्बल क्षारक होते हैं। चलो अब आगे आते हैं तत्वों के हाइड्राइडों की प्रकृति। हमने ऑक्साइड पढ़ा, हाइड्रोक्साइड पढ़ा, अब हम कहां जा रहे हैं, कौन सी प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं, हाइड्राइड क्या होता है ये भी जान लो। हाइड्राइड क्या है, क्या हम देखेंगे, हाइड्राइड। चलो देखो हाइड्राइड क्या है, हाइड्राइड शब्द सुन के ही आ रहा कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन। कह रहे तत्वों का हाइड्रोजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक, क्या, तत्वों का हाइड्रोजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक हाइड्राइड कहलाता है। अधिकांश क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं के हाइड्राइड आयनिक होते हैं। किसके, क्षार धातु, क्षारीय मृदा। क्षार धातु कौन कौन है पता आपको,
जो ये वाले होते हैं, फर्स्ट ए वाले ना, अरे वही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फिर क्या सीजियम, ये कौन से धातु हैं? क्षारीय धातु ना। क्षारीय मृदा धातु कौन है? क्षारीय मृदा धातु बेरिलियम, बोरान, बेरिलियम, मैग्नीशियम ना, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और फिर रेडियम। ये कैसे धातु हैं? क्षारीय मृदा धातु। और ये कैसे धातु होंगे? क्षारीय धातु। तो ये हमारे पास मिलेगा क्षारीय धातु, ठीक है। और ये क्या होगा? क्षारीय मृदा धातु। ये क्षारीय मृदा धातु है और ये कैसी धातु है? क्षारीय धातु। तो कहा जा रहा है कि अधिकांश क्षार धातुओं की क्षारीय मृदा धातुओं क्षार धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं के जो हाइड्राइड होते हैं वो किस नेचर के होते हैं? आयनिक नेचर के होते हैं, जिनमें धातु M+ धनायन तथा हाइड्रोजन H- ऋणायन के रूप में पाया जाता है। तो कहने धातुओं के जो हाइड्राइड, यानी जैसे ही मान लो Na क्या बनाता है हमें? हमेशा Na+, और हाइड्रोजन क्या बनाता है? वो H+ और H- दोनों बना सकता है। हाइड्रोजन जो होगा वो H+ भी बनाता है और क्या बनाता है? H- भी बनाता है। क्या प्लस के साथ प्लस जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। यहाँ तब यहाँ कौन आएगा? H-, और ये सोडियम इस H के साथ मिलके बना देगा NaH, सोडियम हाइड्राइड। क्या बना दिया? सोडियम हाइड्राइड। इसीलिए इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्राइड बोला जाता है। यानी धातुओं का हाइड्रोजन के साथ जो यौगिक बनेगा उसको क्या बोलोगे? हाइड्राइड। ठीक। अब आगे कह रहे हैं कि कहा इसमें धनायन तथा हाइड्रोजन ऋणायन के रूप में पाया जाता है। बेरिलियम तथा मैग्नीशियम को छोड़ करके इन्हें लवणीय हाइड्राइड ही कहते हैं। क्या बोला जाएगा? लवणीय हाइड्राइड। यानी जिनमें धातु धनायन तथा हाइड्रोजन ऋणायन के रूप में पाया जाता है और बेरिलियम तथा मैग्नीशियम को छोड़ करके इन्हें लवणीय हाइड्राइड भी कहते हैं, क्योंकि ये लवण के समान आयनिक यौगिक हैं। ठीक। क्योंकि ये लवण के समान आयनिक यौगिक होते हैं, जल में क्रिया करके ये लवणीय हाइड्राइड H2 गैस देते हैं तथा धातु का हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब आगे क्या होगा? CH2 छोड़ो। अच्छा, P ब्लॉक के सभी अधातु हाइड्रोजन के साथ संयोजक आबंध बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो P ब्लॉक के तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं? सह संयोजक आबंध बनाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास दिया CH4, अरे ये दिया क्या दिया? नमस्ते। इसको हाइड्राइड समझ में आया? धातु का हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होगा तो जो यौगिक बनेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? धात्विक हाइड्राइड। ठीक। अब हम क्या करेंगे? अधातु का रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे और ये बनाया क्या है? CH4 कार्बन, उसके बाद NH3 फिर H2O और लास्ट में HF। क्या आ जाएगा? HF। उदासीन, ये दुर्बल क्षार, उभयधर्मी एंड दुर्बल अम्ल। तो जो CH4 इसको कह रहा है ये उदासीन है और ये दुर्बल क्षार है ना। और उभयधर्मी H2O क्या हो जाएगा? उभयधर्मी। ये भी उदासीन ही होता है, अभी पढ़े हम लोग। उभयधर्मी लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं है। और लास्ट में फिर क्या आ जाएगा? दुर्बल क्षार। ये भी दुर्बल क्षार, दुर्बल अम्ल है। क्षार कैसे? आधातु का हाइड्राइड तो थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा? अम्ल, दुर्बल। इसी प्रकार SiH4 PH3 H2S NaCl है। उदासीन, अति दुर्बल क्षार एंड प्रबल क्षार। छोड़ो सब। कह रहे हाइड्राइडों के साथ संयोजक प्रकृति बढ़ती है जो समूहों में नीचे जाने पे क्या होती है? घटती है। तो कह रहे बाएं से दाएं जाने पर सहसंयोजक प्रवृत्ति क्या होगी? बढ़ेगी, जबकि ऊपर से नीचे जाने पर सहसंयोजक प्रवृत्ति घटेगी। हाइड्राइड की अपचायक प्रकृति घटती है। सहसंयोजक हाइड्राइडों की अपेक्षा आयनिक हाइड्राइड अच्छे अपचायक हो ना। तो ये उतना खास नहीं है सब। NH3 H2O HF SiH4 ये भी छोड़ो। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा?
हाइड्राइडों की क्षारीयता घटेगी और अम्लीयता बढ़ेगी। ये ऑक्साइड का उल्टा है। ऑक्साइड में क्या होता था, ऊपर से नीचे जाने पे क्षारीयता बढ़ता था, अम्लीयता घटता था ना। यहां क्या है, क्षारीयता घटेगी और अम्लीयता बढ़ेगी। देखो क्या होगा, समझाए तुम्हें हम। जैसे मान लो किसी, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे दिया है किसकी वर्ग में ना, तो वर्ग क्या है हमारे पास, H2O है, H2SE है, क्या है H2O H2S। पहले मिलेगा आपको क्या, H2O, फिर मिलेगा H2S, फिर मिलेगा H2SE, H2SE, फिर मिलेगा H2TE। चलो देखो ये कहां से कहां जा रहे हैं, OS से T को, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा, हाइड्राइड की अम्लीयता बढ़ेगी और क्षारीयता घटेगी। तो ऊपर से नीचे जाने पर हाइड्राइड, अधातुओं के ना क्या, हाइड्राइडों की अम्लीयता बढ़ती है जबकि क्षारीयता, जबकि क्षारीयता क्या होगी, घटती है। तो अगर हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा, हाइड्राइडों की अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगा जबकि क्षारीयता प्रवृत्ति क्या होती है, घटती है। जाओ फिर देखो आगे क्या है, ठीक, कह रहे हाइड्राइड की अपचायक क्षमता बढ़ती क्योंकि HX बंध सामर्थ्य घटती है। तो ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक क्षमता बढ़ेगी। कौन सी क्षमता, अपचायक क्षमता बढ़ती है। अपचायक क्षमता अगर बढ़ रहा मतलब ऑक्सीकरण होने की टेंडेंसी बढ़ रही है। हाइड्राइडों के अस्थायित्व घटता है क्योंकि HX सामर्थ्य भी घटती है। अब आगे, और ये कुछ तत्व, कुछ तो ये सारी प्रॉपर्टी थी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और हाइड्राइड का। तो हाइड्राइड का याद रखो, अगर हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसकी अम्लीयता बढ़ रही है, क्षारीयता घट रही है। और अगर हम बाएं से दाएं जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी और अम्लीयता घटेगी। ठीक, अब आगे जा रहे हैं कि द्वितीय आवर्त के तत्व के असंगत गुणधर्म, कुछ गुणधर्म और भी वो भी पढ़ लेते हैं। प्रत्येक निरूपक तत्व के वर्ग के प्रथम सदस्य अर्थात लिथियम, बेरिलियम, बोरान और फ्लोरीन अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से भिन्न गुणधर्म दर्शाते हैं। कौन कौन, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरान हो गया, तो ये सब के सब अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से थोड़ा बहुत अलग गुण दर्शाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और साइज अपान रेडियस का जो रेशियो होता है वो अनियमित होता है या फिर कम आता है। प्रथम सदस्य का छोटा आकार, जैसे अगर आपको हम बताएं, ये वही वाला चीज है जो विकट संबंध हम लोग पढ़े थे, यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो लिथियम के बाद क्या जाएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम ना। ये सारा चीज हम लोग पढ़े हैं। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास द्वितीय आवर्त के जो तत्व हैं वो अपने वर्ग में उपस्थित सभी तत्वों से थोड़ा बहुत अलग गुण दिखाते हैं ना। ये क्या करते हैं, इसके साथ संबंध दिखाते हैं। अच्छा, इस तरीके का संबंध दिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण संबंध। पढ़े हो इसको, क्या होता है, द्वितीय आवर्त के जो तत्व होते हैं तृतीय आवर्त के विकर्ण अभिमुख जो तत्व होते हैं उनसे ज्यादा समानता दिखाते हैं। तो ये क्या करता है, ये अपने परिवार में समानता नहीं दिखाएगा, ये बगल वाले में ताक झांक करता है, इसीलिए इसका क्या हो जाता है, तो इधर ये समानता प्रदर्शित करता है, जिसकी वजह से ये इसकी प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत अलग होती है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इसी वजह से। फिर इनका अधिक आवेश अपान त्रिज्या, चार्ज अपान रेडियस का जो अनुपात होता है वो ज्यादा होता है ना। तो वो साइज अपान रेडियस का नहीं, चार्ज अपान रेडियस का जो रेशियो आएगा वो ज्यादा होता है, इसी वजह से यह अनियमित गुण प्रदर्शित करता है। इनकी अधिक विद्युत ऋणात्मकता भी होती है, इनमें डी कक्षकों का अभाव होता है। इन सब के कारण ये असंगत व्यवहार दिखाते हैं। जैसे लिथियम हो गया, अपने वर्ग के तत्वों से ज्यादा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। बेरिलियम अपने वर्ग में उपस्थित तत्वों से ज्यादा व्यवहार प्रदर्शित नहीं करेगा। कोई पूछे क्यों नहीं करेगा, तो आप बताओगे कि इसका साइज क्या होता है, छोटा होता है। दूसरा रीजन इसका चार्ज अपान रेडियस, चार्ज अपान त्रिज्या, आवेश अपान त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो बहुत ज्यादा होता है,
जिसकी वजह से ये अपनी फैमिली के तत्वों के साथ ज्यादा समानता प्रदर्शित नहीं करता या अपनी बगल वाले से ज्यादा समानता प्रदर्शित करता है। विकर्ण संबंध हमने बताया, द्वितीय आवर्त के जो तत्व होते हैं तृतीय आवर्त के विकर्ण सम्मुख तत्व के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं। इसी रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप या विकर्ण संबंध बोला जाता है। ठीक, अब आगे आता है यौगिकों की प्रकृति क्या है। कह रहे लिथियम बेरिलियम तथा बोरान के यौगिक की प्रकृति सामान्यता सहसंयोजी होती है। तो ये ज्यादा से ज्यादा कैसा बॉन्ड बनाएंगे, सहसंयोजी नेचर। कौन कौन, लिथियम बेरिलियम और बोरान, इधर वाले तो बनाएंगे भी लेकिन मेन वो। फिर परंतु इन तत्वों के वर्गों के अन्य सदस्य मुख्य रूप से आयनिक बनाते हैं। कह रहे हैं ये तो सहसंयोजी बनाएगा, जबकि ये सब के सब कैसे बनाते हैं, आयनिक। देखो ये सब बनाते हैं आयनिक यौगिक, जबकि ये बनाएगा सहसंयोजी यौगिक। अब अगला, परंतु इन तत्वों के वर्गों के अन्य सदस्य मुख्य रूप से आयनिक यौगिक बनाते हैं। उदाहरण LiCl सहसंयोजी है, परंतु NaCl कैसा है, आयनिक। यानी LiCl जो होगा वो कैसा होगा, सहसंयोजी, जबकि NaCl कैसा होगा, आयनिक। इसका साइज छोटा होता है, इस वजह से सहसंयोजी हो जाता है और ये आयनिक होता है। अधिकतम सहसंयोजकता भी देख लो, प्रत्येक वर्ग के प्रथम सदस्य के पास 4 संयोजी कक्षक 2s तथा 2p होते हैं, जबकि द्वितीय सदस्य यानी तीसरे आवर्त के पास 9 संयोजी कक्षक होते हैं, 3d भी आ जाता है। अतः प्रथम सदस्य की अधिकतम सहसंयोजकता 4 होती है। उदाहरण बोरान केवल 4, मतलब बोरान जो है वो केवल और केवल BF4 ही बना सकता है, परंतु जबकि वर्ग के दूसरे सदस्य के साथ संयोजक, अच्छा हाँ, कह रहे हैं कि जबकि वर्ग के जो दूसरे सदस्य होते हैं वो 6 तक भी जा सकते हैं। जैसे AlF6, इनका कहने का मतलब ये है कि जो बोरान है, जैसे ये बोरान, इसके पास केवल और केवल p ऑर्बिटल है, जबकि इसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, p के साथ साथ d ऑर्बिटल भी है। कैसे है, बोरान का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 5 होता है, 1s2 2s2 2p, बोलो 2 2 4 1 5 ना। तो दो जो हमारे पास दूसरा कोष होता है उसके पास उपकोष केवल p होता है, जबकि जो एल्यूमिनियम है इसका कितना है, 13। तो 1s2 2s2 2p, बोलो 6 एंड 3s2 3p 1 2 2 4 6 10 12 और 1 13। इसके पास 3d भी है लेकिन वो कैसा है, खाली है। तो 5 तो इसका है ना, 5 ऑर्बिटल इसके खाली है और 3 ऑर्बिटल इसके खाली है। ठीक, मतलब कुल मिला जुला के इसके पास ऑर्बिटल की संख्या ज्यादा है और इसके पास ऑर्बिटल की संख्या कम है। तो जो ये बोरान होता है ये केवल और केवल बनाता है BF4 माइनस, जबकि एल्युमिनियम बना लेता है AlF6 माइनस। ये 6 लोगों से जुड़ जाता है। ये कितने लोगों से जुड़ता है, केवल और केवल 4, क्योंकि इसके पास जगह ज्यादा था, इसके पास जगह कम है। ऐसा भी है। p पाई बहुआबंध बनाना, यानी p पाई बहुआबंध का मतलब क्या, वही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने की क्षमता भी होती है किसके पास, इस द्वितीय आवर्त के पास। देखो कह रहे प्रत्येक छोटे आकार तथा अधिक विद्युत ऋणात्मक के कारण p ब्लॉक के प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम सदस्य होता है वो p पाई बहुआबंध बनाने की अत्यधिक प्रकृति रखता है, जबकि अन्य सदस्य में यह प्रवृत्ति कम होती है। ये तत्व स्वयं के परमाणुओं के साथ भी जुड़ते हैं, जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो ये आपसे कह रहे हैं कि जो द्वितीय आवर्त है यानी लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इन तीनों को देखो, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन को, इसके नीचे जो होंगे वो उतना ज्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते, लेकिन कार्बन क्या करता है, देखो कार्बन अपने से भी जुड़ करके डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन भी आपस में जुड़ करके क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी आपस में जुड़ करके क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड ना। तो कार्बन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये पहले तत्व अपने वर्ग के, जब अपने वर्ग के पहले तत्व होते हैं तो इनके पास क्या होता है, p पाई बॉन्ड बनाने की क्षमता इनके पास बहुत ज्यादा होती है, जबकि और किसी के पास ऐसा क्षमता नहीं होता। तो जो हमारे पास द्वितीय आवर्त है इन सब में बहुत ज्यादा क्या है, असंगत व्यवहार है। जैसे लिथियम जो है अपने वर्ग से अपने परिवार से ज्यादा समानता नहीं रखेगा, बेरिलियम अपने परिवार से समानता नहीं रखेगा, बोरान अपने परिवार से समानता नहीं रखेगा। तो लिथियम से कहा गया, लिथियम जो होता है इसका साइज छोटा होता है, बेरिलियम का साइज छोटा होता है। लिथियम सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, बेरिलियम सहसंयोजी बॉन्ड बनाता है, जबकि इसके नीचे जो कुछ भी मिलेंगे वो सबके सब कैसे बॉन्ड बनाएंगे, आयनिक बॉन्ड बनाएंगे।
क्या है, बोरान जो होता है BF4 ही बनाता है, जबकि एल्युमिनियम क्या बना लेता है, Lf6 बना लेता है। भाई इसके नीचे एल्युमिनियम तो आएगा, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम। कार्बन जो है ये कह रहा है ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या हाँ डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन भी डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन भी डबल ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसके नीचे वाले भी बनाते हैं, जैसे फास्फोरस भी बनाता है। कार्बन के बाद कौन आएगा, सिलिकॉन भी बनाता है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। लेकिन ये प्रॉपर्टी धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जो द्वितीय आवर्त के तत्व होते हैं उनके पास क्या होती है, असंगत व्यवहार होता है। वो अपने परिवार के लोगों से ज्यादा समानता प्रदर्शित नहीं करते। ठीक है, तो इस प्रकार ये चैप्टर होता है समाप्त। अब कोई भी प्रॉपर्टी इसमें नहीं है। हो सकेगा तो एक बार और इसका फुल वीडियो आपको बना देंगे नॉर्मल, नहीं तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, रासायनिक आबंध। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करो, जो ना आए उसे आप जरूर बताओ। कमेंट में भी क्वेश्चन का क्या करो, भेजो, जिससे हम उसे उसका आंसर दे सकें। और कोई भी टॉपिक इस चैप्टर में ऐसा नहीं है जो पढ़ाया नहीं गया, लाइन बाय लाइन साइड बुक से भी हमने इसे पढ़ाया। आप एनसीईआरटी से भी पढ़ सकते हो, पूरी एनसीईआरटी इसमें है, पूरा साइड बुक है। ठीक, हर टॉपिक आप इसमें पाओगे, कुछ भी नया नहीं पाओगे। इसलिए आप इसे एकदम अच्छे से देखिए, और क्वेश्चन चाहे नीट लेवल का हो, जेई लेवल का हो, कहीं का भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, मतलब केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होगा। और आप अब इन तत्वों के साथ खेलना शुरू करोगे, उसकी संरचना बनाना शुरू करोगे। कौन डबल बॉन्ड बनाएगा, कौन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, उसकी आकृति क्या होगी, उसका संकरण क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है। अब ये सारी चीज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अब आप इसे पढ़ते रहिए। ठीक, बंद कर दो।